नई दिल्ली में बीजेपी का 2 दिन का मेगा मंथन चल रहा है। 24 की एक रणनीति पर बात हो रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 घंटे मतलब 300 मिनट मीटिंग में दिए। 24 का चुनाव किस तरह लड़ा जाएगा, पूरी लाइन एंड लेंथ क्लियर कर दी गई। किस राज्य में कौन सी सीट कमजोर है, किस राज्य की कौन सी सीट पक्की है, कहां क्या कंफ्यूजन है, कहां अलायंस पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट करना है, सारी बातें बीजेपी तय कर देगी। इधर विरोधी सीट शेयरिंग की टेबल तक भी नहीं पहुंचे हैं। चुनाव में 84 दिन का वक्त बचा है। जब रिजल्ट आएगा तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी का होमवर्क कैसा था और विरोधियों का होमवर्क कितना कमजोर था। बाकी आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी को हराने की कोई थ्योरी है या कोई थ्योरी नहीं है? तो फिर राहुल और खरगे कौन सी थ्योरी सुना रहे हैं, क्या बता रहे हैं? इंडी अलायंस वाले इतना जोश क्यों दिखा रहे हैं? संसद से लोकसभा के 100 सांसद सस्पेंड किए गए। राहुल ने उसमें 60% वोट कैसे जोड़ लिया? ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। 14 और 19 में मोदी से राहुल को ऐसी हार मिली कि वो मोदी का 40% वोट जोड़ते हैं, मगर बाकी 60% वोट अपने पाले में फिट कर देते हैं। 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 19% वोट मिले, उससे दोगुना यानी करीब 38% वोट बीजेपी को मिले। फिर राहुल किस आधार पर 60% वोट वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं? सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि सारा विपक्ष एकजुट है, एक अकेले मोदी की हार तय है। मगर 19 के आंकड़े तो ये कहते हैं कि 1 या 2 नहीं, पूरे 15 राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर 50% से ज्यादा है। यानी इन 15 राज्यों की 343 सीटों पर बीजेपी को राहुल तो क्या पूरी इंडी अलायंस नहीं हरा सकती। 24 में साथ आके भी विपक्ष मोदी को क्यों नहीं झुका पाएगा, क्यों नहीं हरा पाएगा? जिन 190 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट होगी, उसमें किसकी कितने सीटें बढ़ेंगी, किसकी कितनी सीटें घटेंगी। जिन 185 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की टक्कर रीजनल पार्टियों से होगी, वहां क्या होगा, किसके वोट शेयर में इजाफा होगा, किसको घाटा होगा। मोदी के दुश्मन इन दिनों एक ही मिशन पर लगे हुए हैं। दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में भीड़ जुटाओ, मंच सजाओ, मोदी हटाओ वाला टेप बजाओ, पब्लिक के बीच मैसेज पहुंचाओ, वीडियो वायरल कराओ। पहले एक को बुलाओ, फिर दूसरे को लाओ, फिर तीसरे को बुलवाओ। मोदी ने सब खत्म कर दिया, मोदी ने सब बर्बाद कर दिया। माइक ऑन करके सबसे यही कहलवाओ। जिसकी सोने की नगरी थी उसका भी घमंड नहीं रहा था। आज मोदी जी का घमंड है, वो उनका घमंड था, वो टूटेगा, देश की जनता तोड़ेगी। तानाशाही के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर के खड़ा है। देखिए, लड़ाई अब सड़कों पर होगी और इस लड़ाई को हमें हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर जगह लड़ना होगा। बड़े बड़े फ्रंट खत्म हो गए, बड़ी बड़ी ताकतें खत्म हो गई, तो यहाँ पे आपकी क्या हैसियत है? 24 के अंदर हम इन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे जो प्रजातंत्र के खिलाफ हैं, जो जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी बुलडोजर चला दिया। पूरे देश भर में ये जो जनतंत्र का जो खुलेआम कत्लेआम हो रहा है, उस कत्लेआम के विरोध में पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल अहंकार है, बिल्कुल अहंकार है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, सत्ता का अहंकार ऐसा ही होता है। पूरे देश में संदेश भेजना चाहिए कि अगर इस देश में लोकराज को कायम रखना है, लोकतंत्र को कायम रखना है, तो सभी प्रगतिशील और राष्ट्रवादी शक्तियों को लामबंद होने की जरूरत है। लोकतंत्र की मां की हत्या हो गई है।
अब लोकतंत्र की मां को पुनर्जीवित करना, मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आया हूं। अब क्या सीना ठोकेंगे पीएम साहब? सॉल्यूशन नहीं, लोगों को संदेश जाएगा कि लोकतंत्र का जिबा किया जा रहा है, इट इज बीइंग असैसिनेटेड। मगर क्या सड़क पर इंडी अलायंस संसद में तानाशाह वाले पोस्टर बैनर से मोदी विरोधियों को जीत का माइलेज मिल जाएगा? क्या बोल्ड लेटर्स में यूनाइटेड वी स्टैंड सेव डेमोक्रेसी वाले रेटोरिक से 24 में इंडी गुट का वोट बढ़ जाएगा? क्या हाथ में हाथ वाली फोटो फैलाने से 24 में देश का पीएम बदल जाएगा? राहुल के दिल में इंडिया है, मान लिया, मगर क्या भारत के दिल में राहुल हैं? विरोधी कह रहे हैं मोदी अहंकारी है, मगर क्या सच्चाई ये है कि अकेले मोदी ही सब पे भारी हैं? इसके लिए आपको 24 का इक्वेशन और पॉलिटिकल कैलकुलेशन बहुत ध्यान से समझना होगा। दक्षिण के 6 राज्यों को छोड़ दें तो 2019 में बाकी के राज्यों की 413 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को अकेले अपने दम पर 274 सीटें मिली। यानी अगर मोदी इसे 24 में मेंटेन करते हैं तो भी बीजेपी की 274 सीटें कहीं नहीं जा रही। उल्टे इसमें मोदी कम से कम 100 सीटों का इजाफा और कर सकते हैं। इंडी अलायंस ने शुक्रवार को जंतर मंतर से 24 वाला जो मंत्र फेंका है, जिस तरह खरगे ने 400 का आंकड़ा देकर मोदी को टारगेट किया है, वो इंडी अलायंस पर उल्टा पड़ने वाला है। और ये कैसे होगा, बस थोड़ी देर में बताएंगे। पहले खरगे की ये बात सुनो। मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए, हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 400 सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है, वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। मोदी की पार्टी तो कहती ही है, अब खरगे भी सोचने लगे हैं कि मोदी आखिरकार ऐसा क्या करेंगे कि 24 में बीजेपी 400 के पार चली जाएगी। इसका कैलकुलेशन 19 के नंबर से समझिए। 2019 में 190 ऐसी सीटें थीं जहां सीधी फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की थी। 190 में से 175 सीटें बीजेपी ने जीती, कांग्रेस को मिली सिर्फ 15 सीटें। बीजेपी का वोट शेयर था 56.5%, कांग्रेस का वोट शेयर था 35.3%। यानी मोदी से डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस कहीं नहीं टिकी। इसी तरह 2019 में 71 सीटें ऐसी थीं जहां कांग्रेस की सीधी टक्कर रीजनल पार्टियों से थी। नतीजे देखिए, 40.7% वोट शेयर के साथ कांग्रेस ने 37 सीटें जीती। रीजनल पार्टियों ने 40.9% वोट शेयर के साथ 34 सीटें जीती। इसी कैलकुलेशन को देखकर 24 के लिए इंडी अलायंस बना ताकि विपक्ष का वोट जुड़े तो मोदी को नुकसान हो। मगर क्या ऐसा होगा? क्योंकि 19 के नतीजे तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। 2019 में अगर बीजेपी और रीजनल पार्टियों के बीच की फाइट देखें तो 2019 में ऐसी 185 सीटें थीं जहां बीजेपी की टक्कर रीजनल पार्टियों से थी। इन 185 में से 128 सीटें बीजेपी ने जीती, वो भी 47.2% वोट शेयर के साथ, जबकि रीजनल पार्टियों को 57 सीटें मिली 40.2% वोट शेयर के साथ। यानी नंबर्स यहां भी मोदी की पार्टी के ही ज्यादा थे। 24 में इंडी अलायंस के लिए फिलहाल जो सिनेरियो बनता दिख रहा है, उसमें 543 में से 153 सीटों पर तो बात बन सकती है, मगर 134 सीटों पर कोई चांस नहीं है। 88 सीटें अलायंस के लिए नुकसानदायी हैं, बाकी की 168 सीट पर फाइट संभव है। इसीलिए हर घंटे मोदी के सियासी विरोधी ऑन कैमरा इतने एग्रेसिव हैं।
फिर चाहे सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला निकला हो या ना हो, सबके अपने अपने दावे हैं, सबका अपना अपना कैलकुलेशन है। हर लाइन में किसी तरह मोदी हटाओ वाला नैरेटिव है। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। और आज मोदी जी हर एक को दोहरा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को जहां कहीं इलेक्शन आता है, उनको ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर। अरे कितने डराते हो? अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब, आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज हैं, बार बार उड़ने की आदत है हमको। हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं, और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मगर विपक्ष के तमाम दावों के बावजूद क्या 24 में मोदी को हराना इतना आसान है, या ये सिर्फ मोदी विरोधी गुट का ख्याली पुलाव है? इसे 7 अलग अलग पॉइंट से समझते हैं। भारत के वोटर्स की नजर में सबसे बड़ा ब्रांड अगर कोई है तो वो मोदी है। 10 साल बाद भी ब्रांड मोदी बिल्कुल इंटैक्ट है। जनवरी 2020 में मोदी की अप्रूवल रेटिंग 84% थी, और आज की तारीख में यानी दिसंबर 2023 में भी मोदी का पॉपुलैरिटी ग्राफ 76% पर है, जो 24 से पहले बीजेपी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। 3 राज्यों के नतीजों ने साबित किया है, राज्यों के नतीजों में भी मोदी ही सबसे बड़े गेम चेंजर हैं। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास स्टेट लेवल का कोई बड़ा चेहरा नहीं था, फिर भी बीजेपी जीती। वजह मोदी फैक्टर। एमपी और राजस्थान में बीजेपी ने सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया, बावजूद इसके जीत मिली। वजह मोदी फैक्टर। अब आप खुद सोच सकते हैं, अगर राज्यों में मोदी की गारंटी जीत का फिक्स डिपॉजिट है, तो फिर 24 में इंडिया अलायंस के सामने कितनी मुश्किल चुनौती है। इंडिया अलायंस की पार्टी कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा ही नहीं जिसे वो नॉर्थ इंडिया में नेशनल फिगर के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके, जबकि दूसरी ओर नॉर्थ इंडिया के लोगों को लगता है कि नेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा पॉपुलर और करिश्माई नेता अगर कोई है तो वो मोदी है। हिंदी हार्टलैंड में मोदी के कद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2019 के चुनाव में हिंदी भाषी राज्यों की 225 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 177 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को हिंदी हार्टलैंड से सिर्फ 6 सीटें मिली। इससे एक चीज तो क्लियर है, राहुल मोदी का 40 और अपना 60% वाला फॉल्स कैलकुलेशन करना बंद करें और अपने स्ट्राइक रेट पर ध्यान दें। वैसे हिंदी बेल्ट में तो ऐसा होता अब दिख नहीं रहा, इसकी भी वजह है। हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी का कोर वोटर और पार्टी की मशीनरी अभी भी कांग्रेस से कहीं ज्यादा मजबूत है। 3 महीने पहले ही बीजेपी को कर्नाटक में करारी हार मिली थी, पर वो 3 हिंदी भाषी राज्य जीत गई। ये कैसे हुआ, इसे एमपी के एक उदाहरण से समझिए। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 79 अहम सीटों पर उन हैवीवेट्स को उतारा जो केंद्र में मंत्री थे। नतीजा ये हुआ कि 79 में से 53 सीटें बीजेपी को मिल गई, यानी 2018 से 18 सीटें ज्यादा। रही बात कांग्रेस की, तो इस पार्टी को आज की तारीख में एक ऐसा परिवार चला रहा है जो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल आउट ऑफ टच है।
राहुल का हर स्लोगन कांग्रेस पर बैकफायर करता है। 10 साल तक राहुल ने मिसफायर ही किए, आज भी कर रहे हैं और यंग वोटर्स में उनकी जरा भी मास अपील नहीं है। फर्स्ट टाइम यंग मेल वोटर्स में भी मोदी ही पॉपुलर है, राहुल नहीं। महिला वोटर्स के बीच भी प्रियंका गांधी नहीं, मोदी ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। फैमिली फर्स्ट वाली पॉलिटिक्स ही नेशनल लेवल पर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा बर्डन है। ये कैसे है समझाते हैं। स्टेट लेवल पर तेलंगाना में कांग्रेस इसलिए जीती क्योंकि उसके पास रेवंत रेड्डी जैसा चेहरा था जो फर्स्ट जनरेशन लीडर है, मगर नॉर्थ इंडिया में वो बुरी तरह फ्लॉप हुई क्योंकि नेशनल लेवल पर नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस गांधी परिवार का चेहरा बेचती है, किसी फर्स्ट जनरेशन लीडर को मौका ही नहीं देती। यानी एक तरफ वो हैं जो गांधी परिवार को आगे बढ़ाते हैं, जबकि दूसरी तरफ मोदी, अमित शाह और नड्डा जैसे चेहरे हैं जो फर्स्ट जनरेशन वाले लीडर हैं। न्यू जनरेशन के वोटर्स परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ हैं। तेलंगाना में यही हुआ। फर्स्ट जनरेशन लीडर रेवंत रेड्डी जीत गए, केसीआर की फैमिली पॉलिटिक्स हार गई। मगर कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर गांधी परिवार से ऊपर उठ ही नहीं सकती। ऐसे में 24 कैसे जीतेंगे? अगर आप राहुल गांधी जी का देखेंगे, संसद में नजर नहीं आते हैं, संसद में भी आते हैं तो फोन पे व्यस्त नजर आते हैं। संसद भवन के अंदर भी और बाहर भी, बाहर तो वीडियो बनाने में अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के पास कोई काम नहीं है। अब उनका काम नौटंकी करने वाले का वीडियो बनाना रह गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाने वालों का वीडियो बनाना रह गया है। क्या राहुल गांधी जी के पास अब कांग्रेस में इतनी ही भूमिका बची है? क्या इतनी बेरोजगारी आ गई राहुल गांधी जी की कि उनके पास कोई और काम नहीं बचा है? क्या केवल यही उनको करना है? चुनाव की पराजय की झलक संसद के सत्र में दिखी क्योंकि विपक्ष सामना नहीं कर पा रहा था, जनता से मुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाना चाहता था। चुनाव की पराजय के बाद मानसिक संतुलन कुछ लोग खो हटे थे और ये मानसिक संतुलन खो बैठने वाले कुछ लोग ना एक स्वर में बोले, ना एक साथ आए। 24 में चुनावी माइलेज लेने के लिए राहुल ने 23 में ओबीसी वाला कार्ड भी खेला, मगर 24 के सेमीफाइनल में वोटर्स ने ही राहुल के प्लान को पंक्चर कर दिया। ओबीसी और आदिवासी दोनों ही वर्गों ने मोदी की पार्टी को 3 राज्यों में बम्पर वोट दिया और ये ट्रेंड 24 में भी दिखेगा। क्यों? अब ये भी समझिए। 2014 और 2019 में दलित वोट का आंकड़ा भी बता रहा है ये वोटर अब बीजेपी की ओर शिफ्ट हो चुका है। मसलन 14 में बीजेपी को 24% दलित वोट मिले तो 19 में आंकड़ा बढ़कर 34% हो गया। कांग्रेस 19% में सिर्फ 1% का इजाफा कर पाई, यानी जिस कांग्रेस को 14 में 19% दलित वोट मिले, 2019 के चुनाव में उसे सिर्फ 20% दलितों का वोट मिला। टोटल एससी सीट्स की बात करें तो 2019 के चुनाव में 84 में से बीजेपी ने 46 सीटें जीती, कांग्रेस ने सिर्फ 6। डबल फिगर में सिर्फ मोदी की पार्टी दिखी, बाकी सारे सिंगल डिजिट में ही अटक गए। 2014 में जिस बीजेपी को 47 रिजर्व एसटी सीट्स में से 26 में जीत मिली थी, 2019 में वो संख्या 31 हो गई। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 24 के लिए इंडिया अलायंस के लीडर्स सिर्फ भीड़ जुटाकर माहौल बना सकते हैं, वोट नहीं जुटा सकते? आंकड़े तो यही कहते हैं। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। आपने देखा है कि इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान ने जनता जनार्दन ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोगों को किस प्रकार का जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। जनता वोट सोच समझ के करती है, जनता वोट काम की गारंटी पर करती है। मोदी के गारंटी पर आज जनता को विश्वास है। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आज राहुल गांधी मोहब्बत और नफरत की दुकान के बारे में बात कर रहे हैं। रस्सी जल गई मगर कांग्रेस पार्टी की बल नहीं गई है अभी तक। जनता जनार्दन 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जवाब देगी।